हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैथ्स के क्लास 11th और 12th के पूरे सिलेबस को कवर करता है और ट्यूटोरियल्स हमारा ये जो है ये सीबीएसई के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ आपको मैथ्स के सारे चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे। हैंस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे कि जब भी कोई हम वीडियो नया अपलोड करेंगे तब आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। आज का वीडियो क्लास 12th के डिटर्मिनेंट चैप्टर पर बेस्ड है और ये सेकंड लेक्चर है इस टॉपिक पर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट, उसके प्रॉपर्टीज़, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइज किया था। अब हम आज उसके यूसेज के बारे में देखेंगे कि व्हाट आर द यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इन डिफरेंट एरियाज़। लाइक फर्स्ट वन इज़, हम जब ट्रायंगल एक हमें दिया हुआ है उसके एरिया को अगर हमें फाइंड करना है तब हम वहाँ पर डिटर्मिनेंट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है, बी x2 y2 और सी x3 y3 है। तो अब हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला होता है हाफ। उसके बाद हम फर्स्ट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। यहाँ पर हमने देखा कि 3 रोज़ बन गए हैं और यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट तो x और y कोऑर्डिनेट का ही केवल होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है कि ये पॉसिबल नहीं है इस तरह का केस कि यहाँ जैसे कि जहाँ पर हमारा 3x2 मैट्रिक्स बने। इसलिए हमें यहाँ पर हमें थर्ड कॉलम भी डालना ही पड़ता है। तो थर्ड कॉलम में सब हमेशा 1 1 1 ऐड कर दिया करते हैं और ये हमारा एक डिटरमिनेंट बन जाता है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, ये एरिया निकल आता है। तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो और एरिया तो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है। इसलिए हमें ऐसा करना होता है कि जो भी नेगेटिव अगर वैल्यू आता है तो उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया करते हैं और जिससे कि हमारा एरिया पता चल जाए उस ट्रायंगल का। सो लेट्स जस्ट लुक इनटू द रिमार्क्स पोर्शन। रिमार्क्स में हम कहते हैं एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसमें तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होता है। लेकिन एक अगर मान लो हमें एरिया दे रखा है, ठीक है, एरिया हमें बता रखा है, लेकिन हमें कुछ यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट या कुछ और अननोन दे रखा है, उस केस में हमें एरिया की वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर करना है, क्योंकि वो दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल होगी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि हमारा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये जो फार्मूला है, इससे हम 3 कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा ट्रायंगल का एरिया अगर हमारा 0 हुआ, इसका मतलब कि वो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। जैसे मान लिया ये मेरा लाइन है, यहाँ पर मैंने ए बी सी इस तरह का अगर मुझे कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है और इसका एरिया तो हमेशा हमारा 0 ही आएगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका कोई एरिया होगा नहीं। तो ये हम इजीली इससे भी फाइंड कर सकते हैं। ए बी सी को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम इस फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। ये फार्मूला की वैल्यू अगर 0 आ गई, हमने दिखा दिया कि ये ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है। तो इस पार्ट को अगर आप समझते और क्लियर अच्छे से करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन हाजिर है आपके लिए। तो आप वो काम कर सकते हैं कि फ़र्स्ट इसे पॉज कर लें इस वीडियो को 1 मिनट के लिए और अपना ट्राई कर लें, जिससे कि ये आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अब बताऊंगा। तो जैसे कि हमने और एक इंडिकेट मैं कर देता हूँ हिंट्स कि ये जो प्रॉब्लम है ये इन सभी चीज़ों पर ही बेस्ड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी जिस बारे में रिमार्क्स में मैंने बता रखा है, ये इसी के ऊपर, ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो पॉज करके आप एक बार चेक कर लो। चलो अब इसका सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं। जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो अपने दे कैन पैट देयर बैक, दे हैव डन अ गुड जॉब। नाउ अब इसका सॉल्यूशन हम चेक करते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पर हमें 4 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है एरिया, यहाँ एरिया दे रखा है और हमें कोऑर्डिनेट में एक की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पर एरिया को हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर करके चलना होगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में मेन है। और एरिया ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमने फार्मूला लगा दिया हाफ, और के ज़ीरो लगाया, ये तो लास्ट कॉलम हमेशा 1 1 1 ही होगा। के ज़ीरो 4 0 0 0 हमने 3 लाइन में लिख दिया तीनों रो में, और उसके बाद लास्ट कॉलम में हमें 1 1 1 लिखना है 3x3 मैट्रिक्स बनाने के लिए। 3x3 ये डिटर्मिनेंट हो गया, क्योंकि हमेशा स्क्वायर का ही डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव 4 लिया इज इक्वल टू हाफ, ये फार्मूला जो कहता है। और यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर एक चीज़ ये देखें कि यहाँ पर 2 0 हमें इस कॉलम C2 में मिल रहा है, तो इसलिए हमें इसको ट्रावर्स करते हुए इसे एक्सपैंड करना चाहिए, जिससे कि हमारा काम सबसे आसान हो जाए, ठीक है। तो ये हमने एक्सपैंड किया, ये देखा प्लस होता है, ये प्लस माइनस, तो -2 होगा यहाँ पर -2, और उसके बाद फिर K4 1 1, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो K-4, तो ये हमने लिख लिया। हाफ बाहर रखा, ब्रैकेट में -2 को ले लिया, और उसके बाद K-4 एक्सपैंडिंग C2 के अलॉन्ग हमने जब एक्सपैंड किया तो ये आया। तो +-4 जब यहाँ पर ले रखा है, यहाँ पर इसे सॉल्व किया, 2 2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ माइनस है, माइनस को इनसाइड ले गए तो माइनस के और +4 हो गया। और इसको सॉल्व करने पर हमारा आया k इज़ इक्वल टू, के को मैं इस तरफ ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन ये चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ -+4, यानी कि दो वैल्यूज़ निकल के आएगी। k की वैल्यू 4 - 4 दैट इज़ 0, 4 + 4 दैट इज़ 8, यानी कि k की दोनों वैल्यू ये सेटिस्फाई करेगी। एरिया अगर हम देखें तो वो सेटिस्फाई, दोनों ही k की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 4 ही आएगा। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको जब भी एरिया अगर दिया हुआ है तो आपको उसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है, और अगर आपको बाकी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तब तो आपको केवल आप जो भी वैल्यू आए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ले लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो ये सिंपल चीज़ें, जस्ट आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आसानी से पता चल जाए इसलिए ये कवर कर लेते हैं। माइनर जो होता है, एक हमारा डिटर्मिनेंट जो भी है तो उसके लिए ये हमारा डिटर्मिनेंट a है, ये डिटर्मिनेंट एक जनरल डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया। इसका माइनर, अगर माइनर हमें निकालना है, माइनर 1 1, ये पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट के लिए निकालना है, तो क्या करना होगा, ये हम रो और इस कॉलम को इग्नोर करो, बाकी जो बचता है उसको हमें सॉल्व करके निकालता है, तो वही वैल्यू इसको माइनर की वैल्यू हो जाती है। तो A22 × A33 -A23 A32, ठीक है। तो यही माइनर की वैल्यू हो गई। ये हमने इस तरह का किया था जब हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया था, तो बस हमें ये नहीं पता था कि इसको ही माइनर बोलते हैं। तो माइनर का मतलब बस ये होता है कि उस रो और उस कॉलम को आपको इग्नोर करना है और बाकी जो बच जाता है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे M31 के लिए देखें तो 31 हमने लिया, ये रो ये कॉलम को आपको इग्नोर करना है, जो बच गया ये 2/2 डिटर्मिनेंट हो गया, 2/2 में इसकी वैल्यू निकालनी है, A12 × A23 -A22 × A13, तो बस यही इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। क्लियर है, इजी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और इसको हम डिनोट करते हैं M से। नेक्स्ट कोफैक्टर में थोड़ा सा और डिफरेंस आ जाता है कि हमें उस जो माइनर हमने निकाला था उसके साथ साइन भी एसोसिएट करना होता है, और साइन हमारा जो है वो उसी तरह से आता है कि -1 का पावर आप i+j करते हो, यानी कि जो हमारी सब्सक्रिप्ट की वैल्यूज़ होती है उन दोनों को ऐड करना होता है। जैसे A11 की अगर हम बात करें, इसको हम डिनोट A से ही करते हैं, A11, क्योंकि ये लोकेशन रिलेटेड भी होता है, लोकेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, इसलिए हमें A और उसके साथ में लोकेशन भी बताना होता है। A11 है, यानी कि A11 के करस्पॉन्डिंग इसका क्या है, जैसे A11 ये हमारा कैपिटल A11 से डिनोट कर रहे हैं कोफैक्टर को,
तो A11 के करस्पॉन्डिंग इसे और इसे आपको इग्नोर करना है, बाकी जो बच गया उसको निकालना है। उसके बाद अब आपको एक साइन के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो साइन इसका 1 + 1 2 होता, -1 का पावर 2 कर दिया, पॉजिटिव आ गया, यानी कि पॉजिटिव ऑफ दिस वैल्यू हो गया। अब सिमिलरली A21 की बात करें तो 2 + 1 3 होता, -1 का पावर 3 हुआ, ऑड हुआ, इसका मतलब माइनस ही साइन रह जाएगा। माइनस साइन इसने रिटेन कर लिया, माइनस साइन यहाँ पर आ गया। और उसके बाद 21 के लिए हम ये करेंगे कि ये रो और इस कॉलम को इग्नोर करो और जो निकल करके आया उसे लिख लो। ठीक है, तो कोफैक्टर और माइनर में बस इतना ही डिफरेंस है कि माइनर की जो वैल्यू आती है, अगर हम ये देखें तो ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ है वो माइनर की वैल्यू है, उसके आगे हमें साइन लगाना पड़ता है। वो साइन हमें देखना होता है कि साइन हम कैसे निकालें, और साइन निकालने का हमें तरीका पता ही है। या तो हम शुरुआत फर्स्ट वाले एलिमेंट को देखें तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि हम इन दोनों का सम कर दें और उसको -1 का पावर -1 के उस पावर में डाल दें और देखें कि क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो बस इतना ही चीज़ इसमें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। जैसे कि ये हमें पता ही है, हम उस A11 किया और उसके बाद वाली जो चीज़ होती है वो 2x2 मैट्रिक्स जो आया था, 2x2 डिटर्मिनेंट, वही हमारा कोफैक्टर होता है। साइन के साथ भी इसका साइन भी हम चेक कर लेते हैं, तो इसलिए हमारा साइन भी इससे पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाता है और हमारी वैल्यू डिटर्मिनेंट की आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडजॉइंट और इन्वर्स, इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर बार आते हैं। अभी तक जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो सारी बेसिक चीज़ें थी, अब उनके ऊपर बेस्ड है एडजॉइंट और इन्वर्स, और इनके ऊपर ही क्वेश्चन बना करते हैं। जनरली हर बोर्ड एग्ज़ाम में इन पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए एडजॉइंट क्या होता है। तो एडजॉइंट हम देखते हैं वो होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे हमें एक काम करते हैं, पहले इसे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है। ए हमारा जो मैट्रिक्स है, A11 A12 13 जो भी हमारा एक जनरल मैट्रिक्स हुआ उसकी ही बात कर लेते हैं, वो मैट्रिक्स हमारा हुआ। तो एडजॉइंट जो है वो होगा आपका कोफैक्टर्स को आप पहले लिख लेते हो, A11 कैपिटल A11, यानी कि ये कोफैक्टर है, ये सारे कोफैक्टर डिनोट कर रहे हैं। कोफैक्टर्स को आप पहले लिख लो और उसका ट्रांसपोज कर दो। उसका ट्रांसपोज करने का क्या मतलब हुआ, ट्रांसपोज जब भी आप करते हो तो उस मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। यानी कि फर्स्ट रो में आपका फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी A11 A21 यहाँ आ जाएगा और 31 यहाँ आ जाएगा, जो हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो ये होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोफैक्टर्स आपको पता रखना और ट्रांसपोज उसका देखना है, तो उससे वो हमारा एडजॉइंट निकल आता है। ठीक है, अब हमारा A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो एडजॉइंट A, ये एडजॉइंट A जो होता है, ये नोट करना कि ये एक मैट्रिक्स होता है, ये डिटर्मिनेंट नहीं होता। आप जैसे यहाँ पर ये साइन देखोगे तो इससे भी आपको समझ आ रहा है कि ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, तो अब अगर उस एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है तो वो होता है डिटर्मिनेंट A की पावर n-1, जहाँ n उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 को यहाँ, अगर हम 2/2 डिटर्मिनेंट की बात करें तो 2n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 - 1 दैट इज़ 1। तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A की वैल्यू, दोनों बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट A जो मैट्रिक्स है इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर 3 - 1 दैट इज A स्क्वायर। तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, वो होगी डिटर्मिनेंट A के स्क्वायर के बराबर। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट यहाँ पर लिख रखा है, और इसके ऊपर बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स,
एक मैट्रिक्स को हम सिंगुलर तब कहते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है, तब वो सिंगुलर कहलाता है। नॉन सिंगुलर, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाएगी, सिंपल। और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल हो सकता है, उसी का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज इन्वर्स नहीं निकाल सकते। सो ये नेसेसरी कंडीशन है कि एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तभी वो इन्वर्ट हो पाएगा, यानी कि उसका इन्वर्स निकल पाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ए इन्वर्स जो फार्मूला होता है, ए इन्वर्स, ए का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए निकाला और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये फार्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर आप काफ़ी बार इन्वर्स का क्वेश्चन आपको आएगा ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, आपको इन्वर्स पर क्वेश्चन मिलना ही है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से देख लें और इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये हम देख, तो ये जो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, इसे आप बहुत ही अच्छे से याद कर लें। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब ये क्या बताता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो ये अगर ज़ीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। इसलिए अगर आपका ए इन्वर्स होना है, इन्वर्टिबल एक मैट्रिक्स को का फाइंड करना है, तो ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि ये हमारा एक और पॉइंट है कि जब मैट्रिक्स का इन्वर्टिबिलिटी अगर हम चाहिए तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट के लिए तो पहले ही प्री कंडीशन होता है कि वो एक स्क्वायर हो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कभी भी इन्वर्स निकलता है। ए इन्वर्स जब भी हम निकालते हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, और केवल उसी केस में निकलता है जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लीनियर इक्वेशन हमें दिया हुआ है, जो हमारा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का सबसे बड़ा यूज़ यही है कि वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। सो हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और सिमिलरली ये तीन इक्वेशन लिख रखे हैं। अब हम ये जो सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशंस है, ये मेथड को हम मार्टिन्स रूल भी कुछ लिटरेचर में कहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ लिटरेचर में, ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश लिटरेचर में आप जा करके ढूंढने लगो। ये लिटरेचर का मतलब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि लिटरेचर मतलब कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ये मार्टिन्स रूल के नाम से भी ये मेथड को बताया जाता है, अदरवाइज हम इसे कहते हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। चलिए, तो ये मेरे तीन इक्वेशंस हो गए। ये तीन इक्वेशंस के बाद अब मुझे ये करना है कि जो भी एक्स वाई जेड है, जो वेरिएबल हैं, उनके कोफिशिएंट को मुझे कॉपी कर लेना है। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को मैंने कॉपी किया, a1 b1 c1, और सिमिलरली मैंने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को कॉपी कर लिया। यहाँ ये बात मुझे याद रखनी है कि जहाँ मैंने x के कोफिशिएंट को किया, उसके नीचे भी मुझे x वाले कोफिशिएंट को ही कॉपी करना है। जहाँ मैंने y कोफिशिएंट को कॉपी किया, वहाँ नीचे भी मुझे y के कोफिशिएंट को ही कॉपी करना है। और यहाँ पर भी वो सेम पैटर्न रहेगा, जहाँ इस इक्वेशन के अगेंस्ट में यहाँ d1 लिखा हुआ था, और उसी तरह यहाँ इसे भी लिखना है। तो ए मेरा मैट्रिक्स ये बन जाता है, कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। ये जो लास्ट में बिना किसी वेरिएबल के है, कांस्टेंट टर्म है, उसे मैं बी मैट्रिक्स बना देता हूँ। और जो मेरा वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के लिए मैंने एक कैपिटल एक्स ले लिया है, और ये इस ऑर्डर में मैं लिख देता हूँ उसे। तो ये मेरा बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी, मेरे तीनों इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब किसी को ये शक हो कि ये इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी में कैसे इन तीनों इक्वेशन को लिख सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं इसे। ए ये रहा, एक्स ये रहा, मल्टीप्लाई करके देख लो। a1 इंटू एक्स, फर्स्ट
रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, यहाँ एक ही कॉलम है तो मुझे मल्टीप्लाई करते जाना होगा, a1 इंटू एक्स, b1 इंटू वाई, c1 इंटू जेड। ठीक है, ये और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, d1 है, d1 उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और सिमिलरली उसके लिए भी आ जाएगा, थर्ड रो के लिए भी। तो ये इक्वेशन जो मेरा ए एक्स प्लस बी है, ये इन तीनों इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। और अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे तो इन वेरिएबल्स में ही इंटरेस्ट है, इनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैंने x को एक तरफ रखा और इस a को मैं इस तरफ ले गया, दूसरी तरफ ले जाने से, राइट हैंड साइड पे ले जाने पर ये a की जगह a इन्वर्स हो गया, a इन्वर्स इस तरफ आने पर हो जाएगा। ठीक है, a इन्वर्स b। तो मेरा x की जो वैल्यू है वो a इन्वर्स b से फाइंड आउट हो गई। इसलिए मुझे a इन्वर्स निकालने का तरीका भी याद रखना है, जिससे कि मैं कभी भी लीनियर इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकूं मार्टिन्स रूल से। ठीक है, अब x को मैंने a इन्वर्स को यहाँ मैंने वैल्यू उसकी पुट कर दी, x इज इक्वल टू एडजॉइंट a। a इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो वो मैंने लिख दिया एडजॉइंट ए डॉट बी, क्योंकि यहाँ बी था, और डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ये फॉर्म्स आपको जो भी हैं वो थोड़े से इंटरचेंज करने पड़ते हैं जब भी क्वेश्चंस के बेस पर, वो हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उस समय हमें ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। बट बॉटम लाइन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए एक तो इन इक्वेशंस को आप किस तरह लिखना है, और उसके बाद x की वैल्यू कैसे निकालनी है, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, और ए इन्वर्स का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ए इन्वर्स का फार्मूला से आप एडजॉइंट ए पे आते हैं, एडजॉइंट ए का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये सब सॉल्व कर पाते हैं तो आपको काफ़ी कुछ पीछे का पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लें, और हम आगे अब चलते हैं तो क्वेश्चंस बनाने की ओर, जिससे कि हमारी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रख रखा है जो CBSE 2017 में आया हुआ है 12th के बोर्ड में। डिटरमाइन द प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और उनका प्रोडक्ट निकालना है, एंड यूज़ इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख रखे हैं, और इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के मतलब x y z की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो ग्राउंड रूल्स फॉलो करते हैं। इस वीडियो को आप पॉज करें, ये क्वेश्चन देखें, आपने अभी तक जो कुछ पढ़ रखा है ये उसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए अपने से एक बार ट्राई करें, कोशिश करें, ये अपने से बन जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, बहुत कुछ इसमें नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिससे कि हम सॉल्यूशन जान पाएँ। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखने को कह रखा है। ये मेरा प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, ये दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट मैट्रिसेस हैं ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर मुझे मैट्रिक्स का साइन बनाना होगा। ठीक है, चलिए अब प्रोडक्ट देखते हैं। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा वैल्यू निकला है। तो -4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, ये क्या आ गया, -4 प्लस 4 प्लस 8, ये पहला टर्म हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टर्म। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम टर्म होगा दिस इंटू दिस, यानी कि -4 इंटू -1, 4, 4 -2, -8 एंड 4 इंटू 1 प्लस 4, ये तो सारे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब थर्ड टर्म देखते हैं। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या वैल्यू आएगी, -4 -2 तो -8 और +12, ये देखो ये भी सारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यू होगी, तो ये क्या आ जाएगा, -7 + 1 + 6, ये क्या वैल्यू होगा नेक्स्ट, -7 तो +7 -2
और +3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। -7 -2 +9। नेक्स्ट देखें क्या आता है, 5 और +6 और माइनस, ये देखो क्या होगा, 5, नो -6 नहीं होगा, -3 होगा ये, सॉरी। तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ, इसको -3 कर देता हूँ, यहाँ पर ये गड़बड़ है। ठीक है, तो अब क्या आता है वो देखते हैं, 1 मिनट, जरा से सही कर लें। 5 इंटू -1 -5, ना 5 इंटू 1 होगा ना, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, +5 -3 और -2। ठीक है, अब ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, -5 +6 और -1। लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 +6 और -3। तो देखते हैं ये क्या निकल के आता है इसकी वैल्यू। ये आ गया हमारा 8 -4 +4 को कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ पर 6 + 1 7, 5 और 5 सब कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 7 3 10 10 -2 8, ये भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो सब कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। 5 + 6 11 -3, तो यानी कि केवल डायगोनल एलिमेंट्स बचे हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू तीनों की 8 8 8 है और बाकी सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, 0 0 है। ठीक है, तो ये हम क्या है कि ये सारे 8 है, 8 को अगर हम बाहर ले आएँ, 8 को बाहर ले आए मैट्रिक्स में, तो यही होता है ना कि आपके सारे एलिमेंट्स उस स्केलर से मल्टीप्लाइड वाली चीज़ हो गई। तो 8 इंटू आई, 8 अगर हम बाहर ले आए तो यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा और बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो यानी कि 8i हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को एक एक नाम दे देते हैं। जैसे कि इसको मैं मैट्रिक्स कह देता हूँ, इसको मैट्रिक्स सी मान लेते हैं, इसको मैट्रिक्स डी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखें क्या होता है, सी डी मल्टीप्लाइड बाई डी जो है, सी डी इज इक्वल टू 8i। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू 8 इंटू आई बन गया। अब इसे देखते हैं, अब इससे आगे कैसे बढ़ते हैं वो समझते हैं। तो इस तरह से मेरा आ गया इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 8 और डी को मैं इस तरफ ले आता हूँ, 8d इनवर्स। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, इसे मैं अभी यहाँ पर एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब आगे चलते हैं। आगे हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस पर हम देखते हैं। हमने प्रोडक्ट तो एज इट इज़ निकाल ही दिया कि 8i के बराबर होगा, ये प्रोडक्ट इसका होगा, और इसके बाद हमने एक इक्वेशन निकाल करके इसे उस जगह छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहता है। यहाँ पर कोफिशिएंट्स को देखते हैं, 1 -1 1 1 -1 1, लास्ट 1 -2 -2 एज इट इज़ है। यानी कि ये मेरा डी जो है वो कोफिशिएंट वाला ही मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर लिखूं, राइटिंग सिस्टम, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, तो ये है डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमें, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूं तो ये बनता है मेरा डी एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, एक्स मेरा एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है। ठीक है, और b जो है वो मेरा है 4 9 1। ठीक है, चलो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ करता है, d इनवर्स b। ठीक है, जो हमने पहले भी देख रखा है, ax इज इक्वल टू b हुआ करता था, a की जगह यहाँ d है। तो ये d इन्वर्स की क्या वैल्यू होगी, d इन्वर्स अब
मैं 1 से पुट करता हूँ C डिवाइडेड बाई 8। देखो D इनवर्स क्या, C डिवाइडेड बाई 8 इंटू बी, यानी कि 1/8 CB implies x इज इक्वल टू 1/8। अब C को आपको लाना है, C जो मेरा मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स देखें क्या है, C -4 4 4, ठीक है। तो उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, -4 4 4, फिर क्या है -7 1 3, -7 1 3, 5 -3 -1, 5 -3 -1, 5 -3 -1, ठीक है जी, ये कॉपी कर दिया। अब हमारा B कौन सा है, B हमारा है 4 9 1, ठीक है। ये देखते हैं ये हमारा किस तरह का मैट्रिक्स है, ये 3/3 मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा है 3/1 मैट्रिक्स है। इसका मतलब अगर हम देखा है तो इसका मुझे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ये 3/1 का आएगा, ठीक है। क्योंकि ये बीच वाला तो दोनों का कॉमन होता है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, 3/1 का मैट्रिक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 4 -16 प्लस 36 प्लस 4 -28 प्लस 9 प्लस 3 20 -27 -1 इज इक्वल टू 1/8 को एज इट इज़ रहने दो। और ये कितना हो गया, 36 -16 20 प्लस 4 24, यहाँ पर कितना है -28 9 3 12 12 -28 -16, ठीक है, -16 ही होगा। यहाँ 20 और 20 -28 तो -8, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 1/8 है, यानी कि इन तीनों को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 3 हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ -1 हो गया, ठीक है। तो यही XYZ की वैल्यू हो गई। तो इस तरह हमने इनकी वैल्यू निकाल ली, XYZ, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब उसने प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्ट देने का कुछ मतलब है कि वो एटलीस्ट हमारा ऐसा कुछ है 8i के फॉर्म में आ गया, तो हमने उससे निकाल लिया, और कुछ वो हमारा हेल्प कर गया, तो हमें पूरी तरह से उस मैट्रिक्स का हमें ए इन्वर्स नहीं निकालना पड़ा जो हम ए मैट्रिक्स लिया करते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन से ही कुछ हमें बेनिफिट मिल गया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं, और इसमें हमें इन्वर्स के बारे में, एडजॉइंट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट और देखें और क्या एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस होते हैं, क्योंकि ऐसा सच कोई मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट को दोनों मिला करके बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बन जाते हैं, अदरवाइज़ अलग अलग बहुत अच्छे, कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता उनमें। तो एप्लीकेशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स Ax इज इक्वल टू बी, ये इस तरह का होता ही है, ये अभी तो हमने देखा ही था। अब फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स Ax इज इक्वल टू बी जब होता है, तो अगर जब भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो हमारा जब भी, अब जैसे इसे लिख लेते हैं तब वो हमें अच्छे से क्लियर होगा। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी को लिख लेते हैं ए एडजॉइंट ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैट्रिक डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ ये बी है, इस तरह का। इसी को हमने x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और कुछ नहीं किया। अब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर होगा, तभी तो ये कुछ वैल्यू इसकी निकल आ पाएगी। दूसरा केस कहता है तभी यूनिक सॉल्यूशन इसका निकलेगा। अदरवाइज मान लेते हैं a इज इक्वल टू 0 है, अगर ये इक्वल टू 0 है तो फिर एडजॉइंट a इंटू बी, और ये ऊपर वाला नॉट इक्वल टू 0 है, नीचे वाला इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है ना। यहाँ पर नॉन ज़ीरो वैल्यू डिवाइडेड बाई ज़ीरो वैल्यू, अनडिफाइंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन।
और जहाँ पर दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ज़ीरो हैं तो सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और मे नॉट भी कंसिस्टेंट। उसके बाद हमें और तरीके लगा करके उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। वैल्यू पुट करके देखते हैं और वैसे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका हो गया किस डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम किस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व कर पाते हैं। सेकंड हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसकी वर्टिसेस के बारे में हमने देखा था, तो उसका एरिया हम निकाल पाते हैं। एक तीसरा होता है कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। थ्री लाइंस वुड बी कॉन्करेंट। यहाँ पर थ्री लाइंस का इक्वेशन है। ठीक है, वो थ्री लाइंस का इक्वेशन है, ये थ्री लाइंस है और ये कॉन्करेंट होंगे अगर हमारा ऐसा कुछ केस रहेगा कि जब इनके कोफिशिएंट इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, कोफिशिएंट्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। इन सब के अलावा मैट्रिक्स नोटेशन और ऑपरेशंस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। जैसे स्प्रेडशीट जो हमारी एक्सेल होती है वो स्प्रेडशीट होती है, तो वो देखा होगा कि हमारा एक टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म जो हमारा मैट्रिक्स से ही वो आया है। तो ये सब सारी यूजेस हो गई जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की होती है। तो इन सब के बाद अभी हमारा ये चैप्टर इसी पर एंड होता है और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक और हम सेशन करें जिसमें कि उस लेक्चर में हम सब कुछ एक रिवीजन कर लें और हमारे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी कुछ इससे आता ही है, तो हम उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लें। तो इन द एंड अभी मैं कहूँगा कि शेयर योर कमेंट्स, जो भी कंटेंट आपको कुछ लाइक करना हो कुछ डिसलाइक हो, आप अपनी लाइक डिसलाइक दोनों बता दीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स अर्क और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।